जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। दोस्तों, आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है तो आपकी मदद करने के लिए मैं पेपर्स रिकॉर्ड्स कर रहा हूं। तो आज हम सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। 50 मार्क्स का है, टुकड़े टुकड़े में दूंगा ताकि आपकी तैयारी हो सके। और हिंदी मीडियम में आपको इस तरह का मटेरियल जो है आपको इसी चैनल पे मिल रहा है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, तैयारी कीजिएगा और अपने दोस्तों को इसके बारे में अवश्य बताइएगा। ओके, तो मैंने सभी आंसर परफेक्ट ढंग से तैयार किए हैं, आपको बहुत ही मदद मिलेगी और आप हाईएस्ट मार्क्स इसमें स्कोर कर सकेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, द्रविड़ प्रजा का परिचय दीजिए। तो देखिए, सोशल साइंस में उत्तर आपको इसी तरह पॉइंट्स में लिखने हैं। परिचय दीजिए यानी द्रविड़ प्रजा ने क्या क्या उनकी विशेषताएं थी वो आपको बताना है। तो द्रविड़ भारत के मूल निवासी थे, बराबर, यानी आर्यों के आने से पहले द्रविड़ रहते थे यहाँ पे। इस तरह का अंग्रेजों ने मूल भ्रम फैलाया है, जबकि सत्य है कि आर्मी यहाँ के रहने वाले थे, पर हम तो किताब के अनुसार लिखेंगे। हमें तो उन्हें मोहेंजोदड़ो की सिंधु संस्कृति का सर्जक और पाषाण युग, ये भाषाण नहीं है, पाषाण युग, पाषाण यानी कि पत्थर युग का, जब यानी मनुष्य पत्थरों का उपयोग करके अपना जीवन जीता था, उसकी संस्कृति का उत्तराधिकारी माना जाता है। किसको? द्रविड़ को। द्रविड़ों ने माता के रूप में देवी यानी माता पार्वती और पिता के रूप में शिव की पूजा वो लोग करते थे। दीप धूप आरती से पूजा की परंपरा द्रविड़ों में देखने को मिलती है। द्रविड़ों में मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी। मातृ प्रधान यानी माता को मुखिया माना जाता था। अवकाशी ग्रहों के क्षेत्र में विविध कलाएं, जैसे कि अवकाशी विधाओं के क्षेत्र में वो लोग काफी आगे थे। इसके अलावा कताई, बुनाई, रंगाई, नौका यानी नाव बनाना भी इन लोगों को आता था। तो ये सारे उनके अचीवमेंट्स आपको याद रखने। वर्तमान में दक्षिण भारत में द्रविड़ कुल की तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम ये भाषाएं द्रविड़ कुल की मुख्य भाषा। इसमें सबसे प्राचीन है तमिल। ये आपको चारों याद रखना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, और उसमें मुख्य भाषा है तमिल। अगला है रथ मंदिरों की जानकारी दीजिए। तो रथ मंदिर हम्पी में है। दक्षिण भारत में पत्थर से या चट्टान से नक्काशी करके रथ मंदिर बनाए जाते थे। ये जो मंदिर होते थे रथ के आकार के होते थे। कांची के कैलाशनाथन और वेंकट पेरुमल का मंदिर कला स्थापत्य का श्रेष्ठ नमूना है। इसके उपरांत महाबलीपुरम का मंडप, महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये 7 रथ मंदिर थे, उसमें से 5 डूब गए, 2 ही बचे हैं। सॉरी, 2 डूब गए, 5 बचे हैं रथ मंदिर। तो इन रथों का नाम पांडवों के नाम पर रखा गया था। और सबसे बड़ा मंदिर जो था धर्मराज यानी कि युधिष्ठिर का था, और छोटा मंदिर द्रौपदी का है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, विरासत के स्थलों की स्वच्छता और देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? विरासत स्थल यानी जो हेरिटेज के स्थल है, पहला है प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थलों पर कचरा कहीं भी ना फेंककर कचरा पेटी में डालना चाहिए। जो लोग पर्यटन स्थल पर जाते कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते वो गलत बात है। ऐतिहासिक स्थलों पर अनावश्यक लिखावट या चित्रों द्वारा उन्हें हानि नहीं पहुंचाई। लोग ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं, वो अपना नाम खोद के लिख देते जैसे उनके बाप की वो प्रॉपर्टी हो, ये गलत बात है। गंदगी का योग्य निकाल करना चाहिए, यानी पर्यटन स्थलों पर जो लोग जाएंगे थोड़ी बहुत गंदगी स्वाभाविक है, तो उसके निकाल की व्यवस्था होनी चाहिए। पान या गुटखा खाकर यहाँ वहाँ नहीं थूकना चाहिए। दोस्तों, अब ये पान और गुटखा कितना महंगा पड़ता है, यू कैन नॉट इमेजिन। पान और गुटखा का जो सफाई होती है ट्रेन में, उसको सफाई करने में गवर्नमेंट को करोड़ों रुपए हर साल खर्च करने पड़ते हैं। यानी कि हमारी ये जो गंदी आदत है हमको कितनी महंगी पड़ती है, हमको, सरकार को, समाज को। तो पान गुटखा है, इसका उपयोग ही नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है। प्राचीन स्थलों के आसपास प्रदूषण नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक स्थापत्य जैसे बावड़ी, जलाशय, तालाब, झरना आदि का वर्षा के दौरान ध्यान रखना चाहिए। पुरातत्वीय रासायनिक क्रियाओं द्वारा स्मारकों की साफ सफाई करते समय अत्यंत सावधानी। जो इस पुरातत्वीय स्थल होते हैं, अगर हम केमिकल वगैरह का उपयोग करना पड़ता सफाई में, अगर बिना सोचे समझे उपयोग किया तो काफी नुकसानकारक होता है।
देश विदेश के पर्यटकों द्वारा अपने ऐतिहासिक विरासत को हानि ना पहुंचे, इसके लिए भी जागृत करना चाहिए, पर्यटकों में भी जागृति लानी चाहिए। प्राकृतिक आपदा से पर्यटन स्थलों को नुकसान ना हो और वो पुनः मूल स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना चाहिए। जो प्राकृतिक स्थल उनको नुकसान ना हो और मेंटेन रह सके, इसका हमको ध्यान रखें। जमीन का कटाव किसे कहते हैं, उसे रोकने के उपाय बताइए। तो देखिए, तेज बहती हुई हवा और पानी के कारण क्या होता है, मिट्टी के कण एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, इसे हम कहते हैं जमीन का कटाव। तो इसके उपाय क्या है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। जो पेड़ की जड़ें हैं मिट्टी को जकड़ के रखती हैं। जमीन पर चराई की प्रवृत्ति को नियंत्रण में लेना चाहिए। लोग पशुओं को चराते हैं, इससे क्या होगा कि जो जमीन है वो ढीली हो जाती है, तो इसलिए चराई वगैरह पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। ऊसर भूमि में वृक्ष लगाना है। ऊसर यानी जो बंजर जमीन होती है, वहाँ पे जैसे बांस का पेड़ लगाए और देसी बबूल का पेड़ लगाए तो जमीन फिर से उपजाऊ हो जाती है और ये पेड़ बड़ी आसानी से लग जाते हैं। पानी के बहाव जहाँ चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करना चाहिए, बराबर। मिट्टी की दीवार जैसा छोटी सी ऊंची सी जो मेड़ बना देते बना देनी चाहिए, तो क्या बहाव धीमा हो जाएगा। पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। जो पहाड़ी खेत होते हैं उसमें जो आपने देखा होगा सीढ़ीदार ढलान वाले खेत होते हैं, तो वहाँ गहरी जुताई करनी चाहिए। नदी नालों पर छोटे 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 बड़े बांध बनाना चाहिए। वर्षा के पानी का संग्रह करना चाहिए। इससे एक लाभ होगा कि एक तो आपको पीने का पानी भी मिल जाएगा और जमीन का कटाव भी रुक जाएगा। पहाड़ी और ढाली भूमि पर सीढ़ी नुमा खेत बनाकर खेती करना चाहिए। देखा होगा आपने कि जो पहाड़ी की जो जगह होती है वहाँ सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि कटाव बहुत कम होता है। अगला प्रश्न देखिए, खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर देखिए। तो वर्षा ऋतु में जो फसल ली जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं और ठंडी में जो फसल ली जाती है उसे रबी की फसल कहते हैं। तो खरीफ की फसल जो है ये जून जुलाई में अपने इसकी बुआई करते हैं और अक्टूबर नवंबर में इसको काटा जाता है। जो रबी की फसल है उसको अक्टूबर नवंबर में इसको बोते हैं और मार्च अप्रैल में इसको काटा जाता है। तो खरीफ की फसलों में क्या क्या आता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरी, कपास, तिल, मूंग, मूंगफली, ये सब इसमें आता है। और रबी की फसल में क्या आएगा, गेहूं, चना, सरसों, एरंडी, अलसी। तो ठंडी में वो फसलें लगाई जाती है जिनके लिए कम तापमान चाहिए, बराबर। जैसे गेहूं, चना, सरसों, एरंडी, अलसी, ये जो फसलें हैं इनके लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए तो खेती अच्छी होती है, इसलिए इसको उस समय बोया जाता है। ओके, अब देखते हैं पार्ट बी। जल प्रभावित क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल प्रभावित क्षेत्र एक प्राकृतिक इकाई है। इसका उपयोग अनुकूलता अनुसार छोटे प्राकृतिक क्षेत्रों में समन्वित विकास करने के लिए किया जाता है। नदी बेसिन एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पानी नदी एवं उसकी शाखाओं द्वारा बहकर एक स्त्राव क्षेत्र बनता है। जल प्रभावित क्षेत्र यानी जहां प्राकृतिक रूप से पानी बहता हो, बराबर। मूल रूप से शाखा नदी का बेसिन का विस्तार ही है। नदी बहती है और उसका पानी उसके साथ साथ जो उसकी सहायक नदियां उनको भी मिलता है। जल प्रभावित क्षेत्र का विकास एक समग्रतया विकास का अभिगम है। इससे जमीन एवं नमी संरक्षण, जल संचयन, वृक्षारोपण। देखिए, जल प्रभावित क्षेत्र को आप बचाओगे तो उससे बहुत लाभ होगा। एक तो जल का संचयन होगा, वृक्षारोपण कर सकते हो आप, वनों को आप विकसित कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर का विकास हो सकता है, गोचर का विकास हो सकता है। गोचर यानी ऐसी जगह जहां गाय वगैरह पालतू प्राणियों को चलाया जाता है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भूमि क्षमता तथा लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होता है। समाजवादी पद्धति की मर्यादाएं बताइए। तो समाजवादी पद्धतियां ने पहले समझिए, समाजवादी पद्धतियां ने ये रसिया में थी, भी चाइना में थी, अब तो ये कहीं नहीं है। ये जो समाजवादी पद्धति होती है ये देश के लिए नुकसानकारक होती है, इसलिए फिलहाल इसको कोई देश इसका पालन नहीं कर रहा है। समाजवादी पद्धति में क्या होता है, उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व तो राज्य का होता है। यानी उत्पादन के साधन 4 होते हैं, आप लोगों को याद होगा, याद रखना। जमीन, पूंजी, श्रम और आयोजन। राज्य यानी सरकार के हस्तगत होते हैं। इन पे जो भी डिसीजन लेना होता है वो सरकार लेती है, बराबर। और स्पर्धा के अभाव में अर्थतंत्र में संशोधन को वेग नहीं मिलता। देखो, समाजवादी पद्धति को मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझ, यानी ऐसी पद्धति जहां सब कुछ सरकार चलाती हो। ओके,
सारे उद्योग धंधे सरकार चलाते हो, स्कूलें सरकार की, हॉस्पिटल सरकार की, दैट इज समाजवादी पद्धति। ओके, इसे कम्युनिज्म कहते हैं, याद रखना, कम्युनिज्म। और जिन देशों ने भी समाजवादी पद्धति का उपयोग किया वो सब देश नष्ट हो गए हैं। ओके, इस पद्धति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं होती है, क्योंकि सारे जो उत्पादन के साधन है सरकार के होते हैं, तो सरकार निर्णय लेती है, इसलिए व्यक्तिगत निर्णय लेने का कोई क्षमता इसमें, कोई इसमें अवकाश नहीं होता है। राज्य के संपूर्ण हस्तक्षेप के कारण नौकरशाही का भय उत्पन्न होता है। नौकरशाही शब्द को समझिए, नौकरशाही यानी गवर्नमेंट का कामकाज। जैसे सरकारी ऑफिस में जो भी कर्मचारी है सब नौकर है, किसके नौकर है? प्रजा के, सरकार के। ओके, तो नौकरशाही का भय मतलब क्या हुआ कि जो सामाजिक सरकार ने जो व्यक्तियों को रखा है जॉब पे, वो अपने ढंग से मनचाहे निर्णय लेते हैं, इस तरह की व्यवस्था, खतरा खड़ा हो जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्यों की दुकान के माध्यम से नियमित रूप से अच्छी गुणवत्ता वाला माल निश्चित मात्रा में राहत दर पर अनाज और अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है। आपको कॉमन सेंस में बोलूं तो ये जो राशन की दुकान हम जिन्हें कहते हैं, यानी पंडित दीनदयाल ग्राहक भंडार जिसे हम कहते हैं, वो जो है ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आता है। ओके, इसमें जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो सामान है बहुत ही सस्ते दरों पर लोगों को दिया जाता है। ओके, इस माध्यम से ग्राहकों को खुले बाजार में अधिक भाव लेने, हल्की गुणवत्ता का माल सामान और कम मात्रा में मिलने वाली चीज वस्तुओं द्वारा होने वाले शोषण से बचाया जा सकता है। तो क्या होता है, जो गरीब प्रजा है उसका शोषण इसके द्वारा बच जाता है, उनको ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ती। व्यापारी को गलत तौर तरीकों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अंकुश लगा रहता है। अब आगे देखिए, विद्रोह और आतंकवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखो, विद्रोह क्या होता है? किसी एक राष्ट्र की समस्या। विद्रोह क्या होगा? किसी एक राष्ट्र में होगा। जबकि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या, वैश्विक यानी पूरी दुनिया की। आज आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित भारत देश है, इसके अलावा दुनिया के सभी देशों में आतंकवाद छाया हुआ है, बरोबर। तो ये एक वैश्विक समस्या बन गया है। विद्रोह या अपनी सरकार के विरुद्ध या प्रादेशिक स्तर पर होता है। जैसे हमारे भारत देश में भी जो है नक्सल जिन्हें हम कहते हैं, ये क्या होता है, पर्टिकुलर भारत के कुछ क्षेत्र हैं, जैसे बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है, वहां ये देखने को मिलता है। ये एक लिमिटेड स्तर तक रहता है। जबकि आतंकवाद क्या होता है, ये किसी एक देश से शुरू होता है और ये दुनिया के दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाता है। विद्रोह जो है स्थानीय लोगों के सहयोग से चलता है। विद्रोह जो होता है इसमें जो लोग होते हैं, जिस देश के होते हैं वो वहीं के लोग विद्रोह करते हैं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं वो भी उनको सपोर्ट करते हैं। और जो आतंकवाद होता है, इन्हें स्थानीय सहयोग नहीं मिलता भी है और नहीं भी मिलता है। उदाहरण बता दूं आपको, जैसे कश्मीर में आतंकवादी है, वहां को वहां की लोकल प्रजा मदद करती है, लेकिन अन्य जगह पर जो आतंकवादी उनको कोई मदद नहीं मिलती है। विद्रोह से प्रभावित राज्यों या प्रदेशों का विकास रुक जाता है। जहां से, जैसे आप आसाम में जाइए, उड़ीसा में जाइए, बिहार में भी नक्सलाइट का भय देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए। तो ये जो राज्य है इनका विकास रुक गया है। किसके कारण? विद्रोह के कारण, क्योंकि ये सरकार की सारी नीतियों का विरोध करते हैं और अव्यवस्था फैलाते हैं। और जो आतंकवाद है ये पूरे राष्ट्र को प्रभावित करता है। जैसे हमने देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे देश में आए दिन पहले आतंकवादी हमले हुआ करते थे, जिस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया है बड़े, तो हमारे देश का विकास हुआ है। इससे पहले हमारी सारी टाइम एनर्जी आतंकवाद से लड़ने में ही नष्ट होती थी। अगला है भ्रष्टाचार के प्रभाव, क्या प्रभाव पड़े हैं। तो समाज में भ्रष्टाचारी आचरण से नैतिक मूल्यों और सामाजिक नीति नियमों का स्तर गिरा है। भ्रष्टाचार होने से क्या होगा कि जो समाज के जो मूल्य वो गिर जाते हैं। अर्थतंत्र में काले धन की समस्या उद्भव होती है। काला धन क्या होता है? वो धन जिसपे हम व्यक्ति सरकार को टैक्स नहीं देता है, वो काला धन। तो जब यानी सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कहां से विकास करेगी? तो विकास रुक जाता है। राज्य के कानूनों, न्याय प्रणाली, सत्ता और प्रशासन पर लोगों का विश्वास घटता है। तो देखिए, भ्रष्टाचार फैलेगा तो क्या होगा कि भ्रष्टाचार के कारण जो भी प्रभावित होगा व्यक्ति, वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा। क्योंकि आप जब किसी को रिश्वत दोगे तो आप स्वाभाविक दूसरे से रिश्वत मांगना चाहोगे, तो इस तरह की समस्या खड़ी होती है। तो ये एक जहर की तरह ये फैलता है। मानव अधिकारों का हनन होता है।
जिसके माध्यम से समाज में अन्याय और न्याय की असमानता उद्भव होती है। तो भ्रष्टाचार के कारण क्या है, बहुत सी समस्याएं खड़ी होती हैं। भ्रष्टाचार से लोगों में नैतिकता और राष्ट्रीय चरित्र खतरे में पड़ता है। यानी लोगों के लिए लोग स्वार्थी हो जाते हैं, राष्ट्र उनके लिए गौण हो जाता है। अब है सेक्शन सी। ये 3-3 मार्क्स के प्रश्न आएंगे इसमें। प्राचीन भारत में संगीत कला के क्षेत्र में हुई विकास की जानकारी दीजिए। तो भारत का जो संगीत है, गायन और वादन दोनों के मामले में पूरी दुनिया से अलग है। इसमें भारतीय संगीत में गायन और वादन दोनों का समावेश होता है। संगीत के 7 स्तर हैं। तो 5 राग है, श्री, दीपक, मेघ, हिंडोल, भैरवी। याद रखिएगा, भारतीय संगीत में 5 राग है और कहा जाता है कि भगवान शंकर के मुख से उत्पन्न हुए थे 5 राग, बराबर। सामवेद को संगीत की गंगोत्री कहते हैं। सामवेद की ऋचाओं को संगीत के साथ तालबद्ध ढंग से गाया जाता है। ये खास याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी के समय में समकालीन अमीर खुसरो ने संगीत और शायरी के क्षेत्र में योगदान दिया था। यहां पे देखिए दोस्तों, 3 बुक्स है, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। उसका उल्लेख आपको करना है, ये मिसिंग है, वो आप लोग लिख देना है। 15वीं-16वीं सदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिंह मेहता, इनके भजन और कीर्तन से पूरा जो वातावरण था वो संगीतमय हो गया था। फिर 15वीं सदी में स्वामी हरिदास के शिष्य थे बेजू बावरा, तानसेन, और गुजरात की संगीत जोड़ा था ताना रीरी। ये दोनों बहनें थी, ताना और रीरी। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध थे। और देखिए, संगीत के ग्रंथ जो मैंने आपको आगे बताया था वो थे। आपको पूरा लिखना है, पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा लिखना पड़ेगा। संगीत के ग्रंथ में पहला संगीत प्रकरण, ये ईस्वी सन 900 के आसपास पंडित नारद ने इसकी रचना की थी। इसमें 19 प्रकार की वीणा और 101 प्रकार के ताल का वर्णन है। संगीत रत्नाकर, इसकी रचना दौलताबाद के संगीत शास्त्री सारंगदेव ने की थी। संगीत रत्नाकर को पंडित विश्वनाथ भातखंडे संगीत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। किसको? संगीत रत्नाकर को। संगीत पारिजात, तो पंडित अहोबल ने ईस्वी सन 1965 में उत्तर हिंदुस्तानी पद्धति से इसकी रचना की थी, संगीत पारिजात की। इसमें 29 प्रकार के स्वरों का वर्णन है। ओके, अगला देखिए, ताजमहल स्थापत्य की जानकारी दीजिए। तो ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे पर है। यह विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। तो 1630 में मुमताज की मृत्यु हुई और 1631 में इसका निर्माण शुरू हुआ और इसको बनाने में 22 वर्षों का समय लगा था। 1653 में पूरा हुआ। अब आप लोग सोचेगा कि ये 22 वर्षों में जो मुमताज की डेड बॉडी थी कहाँ रखी गई थी, सोचेगा। और अगर कुछ दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ताजमहल का निर्माण भारतीय, ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपियन शिल्पकारों ने किया था। दुनिया भर से कारीगरों को लाकर के इसको बनाया गया था। यह संपूर्ण इमारत उत्तर से दक्षिण तक आयताकार में फैली हुई है। ताजमहल के मध्य में बीच में मुमताज की कब्र है। उसके चारों खूब ही सुंदर अष्टकोणीय जाली बनाई गई है। इसके मेहराब यानी जो एंट्रेंस होता है उस पर एक पंक्ति लिखी है, वो याद रखिएगा, स्वर्ग के बगीचे में पवित्र दिलों का स्वागत है। ताजमहल इस भारतीय स्थापत्य कला का एक गौरवान्वित करता है। देश विदेश के प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अगला देखिए, खनिज संरक्षण के उपाय बताइए। तो खनिज यानी खनिजों का वेस्टेज ना हो, वो लंबे समय तक चले, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो खनिज योग्य तकनीक का उपयोग, खनिज प्राप्त करने के लिए योग्य तकनीक का उपयोग करना चाहिए। तो क्या होता है कि खनिज का जो वेस्टेज होता है वो रुक जाता है। पुनः चक्र यानी रीयूज, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, कलई है, इसको अपने भंगार में बेच करके इसका फिर से उपयोग कर सकते, तो वो हमको करना चाहिए। खनिजों का वैकल्पिक उपयोग, तो देखिए यानी जो जैसे लोहा है तो लोहे की जगह कोई दूसरी चीज का हमको इन्वेंट करना चाहिए। हो गया जैसे आज हम प्लास्टिक वगैरह का उपयोग करने लगे हैं, तो हमको अन्य विकल्प खोजने चाहिए। बिजली के स्थान पर सौर ऊर्जा, तांबे के स्थान पर एल्यूमिनियम, पेट्रोल के बदले सीएनजी, ये सब का उपयोग हमको करना चाहिए, जो कर रहे हैं हम लोग।
बिन परंपरागत साधनों का उपयोग, तो ये पहले कंसेप्ट समझिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिन परंपरागत। बिन परंपरागत यानी जिनका हम पहले उपयोग नहीं करते थे, जैसे जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ये बिन परंपरागत साधन में आते हैं। इनका उपयोग हम पहले नहीं करते थे, अब हमने इनका उपयोग शुरू किया है। फिर टिकाऊ या पोषणक्षम विकास, पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखकर भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध वातावरण की भेंट देना, यह कहता है संपोषित विकास, यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना उसका उपयोग करना। छठा स्टेप है खनिजों के अनुमानित भंडार निश्चित हो, उसके बाद उसका आयोजन पूर्वक उपयोग हो तो अधिक लंबे समय तक संसाधनों का उपयोग हो सकता है। अगला देखिए, औद्योगिक प्रदूषण और पर्यावरणीय अतिक्रमण पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, देश के आर्थिक विकास में औद्योगिक उत्पादन का महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए, कोई भी देश है उसको विकास करना हो तो उद्योग को वृद्धि करनी पड़ती है, लेकिन उद्योग बढ़ेगा तो प्रदूषण भी बढ़ेगा, इससे पर्यावरण को नुकसान होती है। तो प्राकृतिक और मानव सृजित कारणों से पर्यावरण की गुणवत्ता घटती है, इसे हम कहते हैं पर्यावरणीय अवक्रमण। उद्योगों द्वारा मुख्य 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। कौन कौन से? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान स्पर्धात्मक समय में उद्योगों में बड़ी मात्रा में हवा एवं जल प्रदूषित होता है। अभी जो वर्तमान हमारी सिस्टम है उसमें हवा और जल का बहुत प्रदूषण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से, भौतिक गैसों से पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषण बढ़ा है। आज कई कारखाने नियमों की अवगणना करके औद्योगिक रूप से प्रदूषित पानी को नदी में बहा रहे हैं। आज पानी अति दूषित हो गया है, पानी के जल का प्रदूषण सर्वाधिक हुआ है। ध्वनि प्रदूषण भी मानव जीवन के लिए बहरेपन का कारण हो गया है। ध्वनि प्रदूषण से भी बहुत नुकसान होता है। अतिशय आवाज के कारण क्या है, मनुष्य मानसिक तनाव का आदि बीमार बन जाता है। अगला देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके काम देखिए। तो 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। इसका मुख्य केंद्र है जिनेवा। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल याद रखनी है। विश्व के देशों के बीच व्यापार के, इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व के जो देश है इनके बीच में कोई व्यापार को लेकर क्लेश हो तो उसको दूर करना। विदेशी व्यापार के लिए देश के उद्योग को दिया जाने वाला संरक्षण दूर करना। इसको समझिए, जैसे अमुक देश होते हैं उनकी नीतियाँ होती कि पर्टिकुलर फील्ड में वो दूसरे अन्य देशों को नहीं आने देंगे, तो इस तरह का जो संरक्षण दिया जाता है उसको दूर करना, यानी एक स्वस्थ कंपटीशन पैदा करना जिससे सबको लाभ मिले। विदेशी व्यापार नीति और आर्थिक नीतियों के साथ संकलन साधना। विश्व में उत्पन्न होने वाले व्यापारिक झगड़ों का निवारण करना। दुनिया के 2 अलग अलग देशों में व्यापार होता है तो स्वाभाविक है कभी तनाव हो सकता है, तो उसका निवारण WTO करता है। इसका काम है बहुराष्ट्रीय व्यापार, उसके साथ जुड़े करारों के लिए आवश्यक ढांचे निर्माण, यानी कानून बनाता है जो सभी को जिसको फॉलो करना पड़ता है। WTO बहुराष्ट्रीय व्यापार के लिए चर्चा विचारणा वार्ता के लिए फोरम भी तैयार करता है। दुनिया के अलग अलग देश के प्रतिनिधि आते हैं, चर्चा की जाती है। WTO भेदभावहीन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देता है। भिन्न भिन्न देश में जो अपनी राष्ट्रीय नीति का अनुकरण करते हैं उसका अवलोकन करता है, आवश्यक सुधार करता है। अगला है मानव विकास के निर्देशांक समझाइए। तो मानव UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसमें 3 निर्देशक शामिल होता है। पहला है अपेक्षित आयु, तो स्वच्छ और दीर्घायु के मापन के लिए बालक के जन्म के समय वह कितने वर्ष तक जीवित रहेगा, ऐसी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। यानी किसी बालक का जन्म हुआ किसी देश में तो कम से कम कितनी वर्ष उसकी उम्र रहेगी, वो अपेक्षित आयु। तो इसमें अधिकतम है 83.6 वर्ष और न्यूनतम है 20 वर्ष। तो मानव विकास लेख 2015 में भारत की अपेक्षित आयु है 68 वर्ष। जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो अपेक्षित आयु बहुत ही कम थी। फिर उसके बाद जब हमने मेडिकल के साधनों में विकास किया तो हमको इसका लाभ मिला है। ओके, शिक्षणांक, तो विद्यालक्षी औसत वर्ष 25 वर्ष के वयस्क तक द्वारा विद्यालय में बिताए गए वर्ष, यानी कोई बालक 25 वर्ष की उम्र तक कितने वर्ष स्कूल में बिताता है वो, जिसमें 13.3 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम है, उच्चतम है 13.3 वर्ष और न्यूनतम है 0 वर्ष। अपेक्षित विद्यालक्षी वर्ष 5 वर्ष का बालक
अपने जीवन के लिए कितने वर्ष विद्यालय में बिताता है, वे उसमें उच्चतम 18 वर्ष और न्यूनतम 0 वर्ष इसमें निर्धारित होता है। आय का अंक, जीवन निर्वाह मापने के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी को प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय के साथ प्रस्तावित किया जाता है। मानव लेख 2015 में भारत की प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय $5,497 और कुल घरेलू उत्पादन था $5,238। ये फिगर आपको याद रखने हैं। सेक्शन डी देखिए, वैदिक विद्या शैल चिकित्सा के में प्राचीन भारत का महत्व समझाइए। तो प्राचीन भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सिद्धि हासिल की थी। भारतीय वैदिक शास्त्र के प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत और वाघभट्ट, ये 3 बड़े बड़े नाम हैं। वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा, तो महर्षि चरक ने चरक संहिता ग्रंथ लिखा था जिसमें 2000 से अधिक वनस्पतियों का वर्णन है जिनका हम औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है जिनसे हम बाल को भी सीधा खड़ा चीर सकते थे। वाघभट्ट ने लिखी वाघभट्ट संहिता। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति, प्राणी औषधियों के विशाल संग्रह हमको देखने को मिलता है। यानी हम अलग अलग केमिकल का भी दवा के रूप में उपयोग करते थे। इन जो ग्रंथ है इसमें दवा बनाने की बारीक विधियां, दवाओं का वर्गीकरण, दवाओं का उपयोग के लिए जो सूचना है वो सारे उसमें उल्लेख किए गए हैं। प्राचीन काल में प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते थे। यानी ऑपरेशन, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन, ये याद रखिएगा, सर्जरी यानी कि आज जो ऑपरेशन होते हैं उससे भी अच्छे ऑपरेशन उस समय होते थे। पेड़ू, मूत्राशय, हर्निया, मोतिया, पथरी, भगंदर, ये सब के शल्य चिकित्सा पुराने समय में होती थी। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते थे। शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थ जैसे कोई कांटा है, कोई धातु की चीज चली गई, उसको भी निकाला जाता था। टूटे हुए कान, नाक की चिकित्सा यानी कि प्लास्टिक सर्जरी भी उस समय में होती थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो विद्यार्थी थे उनको मोम के पुतले या मृत शरीर पर ऑपरेशन करने की ट्रेनिंग दी जाती, जैसा आज हम करते हैं। प्रसूति के समय कठिन ऑपरेशन करने से भी जो चिकित्सक थे वो घबराते नहीं थे। इसी तरह वे स्त्री और बाल रोग के विशेषज्ञ थे। उस समय क्या सिस्टम था, रोग के कारणों को पहचानना, चिन्हों को जानना, उसको निदान करना और रोग को मिटाना और क्या परहेज करना है, इसकी पूरी माहिती पेशेंट को दी जाती थी। प्राणी रोग, तो प्राचीन भारत में प्राणियों के लिए भी अलग से शास्त्र विकसित हुआ था। क्यों ये प्राणी शास्त्र क्यों विकसित हुआ? क्योंकि उस समय सेना में हाथी और घोड़े हुआ करते थे, तो उनके इलाज के लिए शास्त्र विकसित हुआ। तो अश्व और हस्ती पर लोगों पर कई ग्रंथ लिखे गए, जैसे एक हस्ती आयुर्वेद है, ये शालिहोत्र ने लिखा था। अश्वशास्त्र भी लिखा गया। फिर वाघभट्ट ने एक ग्रंथ लिखा था अष्टांग हृदय, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बेरोजगारी का अर्थ बताकर बेरोजगारी के मुख्य स्वरूप समझ आइए। तो बेरोजगारी की पहले डेफिनेशन याद रखिए कि वयस्क व्यक्ति जिसकी उम्र 15 से 60 वर्ष के बीच में हो, जो बाजार में प्रवर्तमान दर पर कार्य करने की इच्छा और वृत्ति रखता हो, कार्य करने के योग्य शक्ति और योग्यताएं रखता हो, काम की खोज में होने पर भी वह काम प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो उसको बेरोजगार कहते हैं। यानी ये कंडीशन होनी चाहिए कि जो रोजगार चल रहा वो उससे ज़्यादा मांग रहा हो तो उसे बेरोजगार नहीं माना जाएगा। फिर उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए जो काम करना चाह रहा है, तभी तो उसको कोई एम्प्लॉय रखेगा, बराबर। ऐसी सामूहिक परिस्थिति बेरोजगारी कहलाती। वे ऐसी बेकारी अनिवार्य रूप से भोगते हैं तो उसे इच्छा के विरुद्ध या अनैच्छिक बीमारी बेकारी कह जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति वो व्यक्ति चाहता नहीं कि वो बेकार रहे, मगर वो मजबूर होता है, तो उसे कहते हैं अनैच्छिक बेकारी। यदि कोई व्यक्ति प्रवर्तमान बाजार के वेतन दर से अधिक वेतन मांगे और 15-60 के बीच यानी 15 वर्ष से कम उम्र का हो, तो उसको बेरोजगार नहीं मानेंगे, क्योंकि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को अगर आप रोजगार देते तो उसे बाल मजदूरी माना जाता है, वो कानून के विरुद्ध होता है। फिर व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से कमजोर हो, रोगिष्ट हो, अपंग हो, तो भी उसको बेरोजगार नहीं माना जाएगा। बेरोजगारी के स्वरूप याद रखिए, ऋतुगत बेकारी। तो देखो, भारतीय कृषि क्षेत्र में सिंचाई की अपर्याप्त सूर्याय, वर्षा की अनियमितता, वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों के अभाव में 3 से 5 मास
बेरोजगार रहना पड़ता। देखिए क्या होता है, किसान है, जैसे सिंचाई की सुविधा नहीं है तो क्या करेगा किसान, जब बरसात नहीं होगी उस दरमियान, बरसात की जब नहीं होती तो वो बेचारा बेरोजगार रहेगा, उसके पास करने कुछ काम नहीं है। तो ऐसे में अगर उसको कहीं से रोजगार मिल जाए तो उसका विकास हो सकता है, मगर मिलता नहीं है। तो ऐसी रोजगारी को कहते हैं, बेरोजगारी को कहते हैं ऋतुगत बेरोजगारी। घर्षण जन्य, पुरानी तकनीक के स्थान पर नई तकनीक आए तो जो बेरोजगारी होती है उसे कहते हैं घर्षण जन्य। ढांचागत बेरोजगारी, तो भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा और रूढ़िचुस्त है। सामाजिक पिछड़ापन, परंपरागत रूढ़ियां, रिवाज, निरक्षरता, ढांचागत सुविधाओं का अभाव आदि के कारण ढांचागत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, समझिए अपने जैसे बहुत से राज्य हैं जहां बिजली नहीं होती, अब बिजली नहीं होगी तो उद्योग नहीं होगा, उद्योग नहीं होगा तो बेरोजगारी खड़ी होगी। प्रच्छन्न या छिपी बेरोजगारी, जैसे आपको एक उदाहरण बताऊं कि ये खेत है, मान लो इसको 3 लोग बड़े आसानी से इसको खेत को जोत के व्यवस्थित ढंग से काम कर लेते हैं, मगर अगर इसमें 3+3 लोग और जोड़ दे तो हो गए 6 लोग। तो 6 लोग जोड़ दिए मगर इसमें उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं होगी। काम कितने कर रहे हैं, 6 लोग, लेकिन उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। औद्योगिक बेरोजगारी, औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों के कारण जो बेरोजगारी होती है उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। अब जो इंडस्ट्री है उसमें समय समय पर नए नए चेंज आते हैं, तो उसके कारण जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको खरीदने का, या उसके कारण जो जिन लोगों को उस टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है और रोजगार में से बाहर हो जाते हैं, उसे औद्योगिक बेरोजगारी कहते हैं। शिक्षित बेरोजगारी, कम से कम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की हो और यदि व्यक्ति बेरोजगार हो तो उसे शिक्षित बेरोजगार कहा जाता है। ओके दोस्तों, यहां हम आज हमारा ये पेपर पूरा हो रहा है। आई एम श्योर आपको काफी मजा आई होगी। वीडियो को आप 2 बार सुनिए, ऑडियो माइक्रोफोन लगा के सुनिए तो आपको काफी मदद मिलेगी और परीक्षा में आप सही ढंग से तैयार कर सकोगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।